Hey guys, welcome back to my channel Tutorials by श्वेता। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम का टॉपिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट किया था। ये उसका पार्ट 2 है। तो अगर आपने पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी जाकर देखिए। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन वो प्रोसेस होता है जो कि लोगों को स्टिमुलेट करता है, जो कि लोगों को एक्साइट करता है कोई भी काम करने के लिए। मोटिवेशन की थ्योरीज को मैंने दो में डिवाइड किया हुआ है, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज वो हैं जो ये बताती हैं कि क्या लोगों को मोटिवेट करेगा, और प्रोसेस थ्योरी बताती है कि लोग कैसे मोटिवेट होंगे, जो प्रोसेस को बताए। कंटेंट थ्योरीज जो हैं वो हमने पार्ट 1 में कर ली थी सारी। आज हम देखेंगे प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरीज के अंदर टोटल 5 थ्योरीज आती हैं: गोल सेटिंग थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर एंड लोअर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी। मैंने जैसे पार्ट 1 में भी कहा था कि ये ज़रूरी है आपको पता हो कि कौन सी थ्योरी कौन से ईयर में आई थी और कौन सी थ्योरी को किसने दिया था। कौन सी थ्योरी कौन से ईयर में आई थी वो मैंने यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, सो शुरू करते हैं गोल सेटिंग थ्योरी से। सबसे पहले तो गोल सेटिंग थ्योरी एडविन लॉके ने दी थी 1960 के अंदर। गोल सेटिंग थ्योरी में उन्होंने ये कहा था कि किसी की ज़रूरत देखना, उसकी क्या नीड है, उसके हिसाब से वो इंसान मोटिवेट होगा। ऐसे नहीं, गोल सेटिंग थ्योरी में ये बोला कि किसी भी बंदे को मोटिवेट करना, यानी किसी भी बंदे से हमको काम निकलवाना है, तो किसी भी बंदे से काम निकलवाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको बस एक गोल दे दें, एक गोल सेट करके दे दें कि ये आपका गोल है। तो उससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो वो अपने आप ही उस काम को करेगा। तो गोल सेटिंग थ्योरी में यही कहा था कि एक गोल सेट करके दे दो एम्प्लॉय को, और फिर एम्प्लॉय को पता होगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसको क्या करना है, तो वो उसको करेगा। It states that specific and challenging goals, along with appropriate feedback, contribute to higher and better task performance. In simple words, goals indicate and gives direction to an employee about what needs to be done and how much efforts are required to be put in. तो ये बोला कि गोल सेटिंग थ्योरी में कि एक स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स जो है ना वो आप एम्प्लॉय को दे दो। उसके बाद चेक करते रहो कि जो हमने गोल दिया है क्या वो परफॉर्म कर रहा है। फीडबैक ज़रूरी है, चेक करते रहो। और अगर ऐसा करेंगे, हमने गोल उनको सेट करके दे दिया, तो एम्प्लॉय को भी डायरेक्शन मिलती रहेगी कि उसको क्या करना है, कितना एफर्ट उसको लगाना है उस काम को करने के लिए, तो एम्प्लॉय उसको अपने आप ही कर लेगा। लेकिन ज़रूरी है जब हम गोल उनको दे रहे हैं तो 4 एलिमेंट्स, 4 फैक्टर्स को डिटरमाइन करना ज़रूरी है। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गोल। एक्सेप्टेंस ऑफ गोल का मतलब है जो हमने गोल उनको दिया है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए बाय बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। गोल स्पेसिफिसिटी, अब इसका मतलब ये है कि जो हमने उनको गोल दिया वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमने आपको ये गोल दिया, वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, उसको मेज़र कैसे करेंगे वो भी उनको बताना है। ठीक है, जैसे हमने उनको ये बोल दिया कि आपको 100 प्रोडक्ट जो है वो तैयार करने हैं, 100 यूनिट्स जो हैं एक प्रोडक्ट की वो तैयार करनी है। अब 100 यूनिट तैयार करनी है वो ठीक है, बट हो सकता है उस यूनिट का भी कोई साइज़ हो, कोई क्वालिटी हो, तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये साइज़ चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, हम इस तरीके से आपके जो आपने काम किया है उसको मेज़र किया जाएगा। तो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल डिफ़िकल्टी ऑफ चैलेंज, जो हमने गोल दिया है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। आसान यूँ नहीं, बिल्कुल आसान सा हमने उनको गोल दे दिया, ये लो आपको 2 घंटे यहाँ पे आराम से बैठना है, टीवी देखना है, खाना है, वो तो बिल्कुल सिंपल हो गया, कोई भी कर लेगा। गोल थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, जिसको करने में उनको भी मज़ा आए। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, अब वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूरी है। ठीक है, तो गोल सेटिंग थ्योरी में यही था कि अगर सामने वाले से काम निकलवाना है तो ज़रूरी है कि उसको एक गोल सेट करके दे दो कि ये आपका गोल है, एंड देन सामने वाला उस हिसाब से उस काम को कर लेगा। नेक्स्ट, इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी जॉन स्टेके एंड एडम ने दी थी 1963 में। इक्विटी थ्योरी ये बोलती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान तब मोटिवेट होगा जब उसको ये ट्रीट होगा कि हाँ, इसकी यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। अगर किसी एम्प्लॉय को यूं लगेगा कि मैंने भी उतना काम किया और दूसरे एम्प्लॉय ने उसने भी उतना ही काम किया, लेकिन दूसरे वाले एम्प्लॉय को ज़्यादा
सैलरी दी जा रही है, दूसरे वाले एम्प्लॉय को ज़्यादा रिकग्निशन जो है वो मिल रही है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेट होगा। उसको फीलिंग आएगी कि यहाँ तो इक्वालिटी ही नहीं है, सेम काम मैं कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे इक्वालिटी हो। Adam's equity theory of motivation says that to be motivated, individuals need to perceive that the reward they receive for their contributions are fair and these rewards are similar to those received by their peers. इक्विटी थ्योरी यही बोलती है कि इंडिविजुअल जो है वो मोटिवेटेड तब होगा जब उसको ये फील आए कि जो रिवार्ड उसको मिल रहा है कुछ कंट्रीब्यूट करके, दूसरे एम्प्लॉय को भी उतना ही मिल रहा है उतना कंट्रीब्यूट करके, मतलब वहाँ पर इक्वालिटी है। If individuals perceive that their reward are not fair, they feel distressed and try to change things to create a sense of fairness. अगर कभी किसी इंडिविजुअल को ये फीलिंग आई कि यहाँ पर मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा, तो वो डीमोटिवेट ज़रूर हो जाएगा। अब ये है इंडिविजुअल का कोई आउटपुट अपॉन इंडिविजुअल का इनपुट इक्वल टू दूसरे के आउटपुट और इनपुट जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये ग्रेटर या लेस हो गया, अगर ये इक्वेशन ग्रेटर या लेस होगी, तो मान लो दो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 2 है। अगर ग्रेटर या लेस हुआ तो दोनों में से कोई ना कोई डीमोटिवेट ज़रूर होगा। एक को फीलिंग ज़रूर आएगी कि मैं सामने वाला भी उतना काम कर रहा है बट उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उसको ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही है, तो वो डीमोटिवेट होगा। अगर दूसरे एम्प्लॉय को यूँ लगा तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो ये इक्वेशन है, यानी जो इक्वालिटी है, वो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी विक्टर एच रूम ने 1964 में। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ये बोला, ये थोड़ी अलग है बाकियों से, जो पहले दो हमने करी हैं वो थोड़ी उनसे अलग है ये थोड़ी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है उसमें ये बोला गया कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है: वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। मोटिवेशन इक्वल टू वैलेंस मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई इंस्ट्रूमेंटैलिटी। अब ये होते क्या हैं? तो वैलेंस का मतलब होता है रिवार्ड प्रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सिचुएशन देख लो कि किसी को कोई काम करके कोई रिवार्ड मिलना है, तो एक बंदा उस रिवार्ड को कितना चाहता है, उसकी कितनी इच्छा है उस रिवार्ड को पाने की, उसको बोलते हैं वैलेंस। हाउ मच वन वॉन्ट्स अ रिवार्ड, एक इंसान उस रिवार्ड को कितना चाहता है, वो होती है वैलेंस। कुछ भी एग्जांपल ले लो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ये बोला है कि अगर इस काम को अगर आपने किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा 5,000 रुपये बोनस, 5,000 रुपये आपको पैसे दिए जाएंगे, तो वो रिवॉर्ड हो गया। तो एक बंदा उसको क्या पाना, वो उस रिवार्ड को कितना पाना चाहता है, मतलब उसमें कितनी इच्छा है उस रिवार्ड को पाने की, वो होता है बैलेंस। स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन फॉर रिसीविंग रिवॉर्ड, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वंस डिजायर टू रीच अ गोल। एक बंदे में कितना डिजायर है उस गोल को अचीव करने में। द वैलेंस ऑफ अ पर्सन फॉर गोल और रिवार्ड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन हिज पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेफरेंस फॉर द रिवार्ड। अब कोई भी वैलेंस जो है वो किसी भी इंसान की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब मैंने एग्जांपल यही दिया था कि 5,000 रुपये आपको मनी दी जाएगी। अब अगर यही रिवार्ड किसी लोअर लेवल एम्प्लॉय को देंगे तो वो हैप्पी होगा, बट अगर 5,000 रुपये का रिवार्ड हमने किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को बोला कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट अगर आप लेने में अचीव होगे तो आपको 5,000 रुपये, तो वो उसको अपनी थोड़ी बेइज्जती फीलिंग होगी उस टाइम में, तो उसकी जो बैलेंस है वो नेगेटिव भी जा सकती है वो चीज़। तो इसलिए बैलेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो रेंज है बैलेंस की वो -1 से +1 होती है। और एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो रेंज कितनी है, बैलेंस की रेंज कितनी है, -1 से +1। एक्सपेक्टेंसी की रेंज कितनी है ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेंसी। अब बैलेंस हो गया, किसी भी रिवार्ड को पाने की किसमें कितनी डिज़ायर है वो हो गया बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि अब इंसान ये सोचेगा कि अगर मैं एफर्ट लगाता हूँ तो क्या चांसेस हैं कि मैं उस परफॉर्मेंस को पूरा कर पाऊंगा, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। स्ट्रेंथ ऑफ बिलीव दैट वर्क एफर्ट रिलेटेड एफर्ट्स विल रिजल्ट इन कंप्लीशन ऑफ टास्क।
मतलब कितना बिलीफ है कि अगर मैं एक काम करूँगा तो मैं उसको अचीव कर पाऊँगा, वो होती है एक्सपेक्टेंसी। और ये 0 से 1 के बीच में ही रेंज करती है, नेगेटिव नहीं जाती, क्योंकि ये हो सकता है या तो काम होगा या नहीं होगा, 0 या 1। इट्स वैल्यू में रेंज फ्रॉम 0 to 1, ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू वेरी करती है। इफ एन इंडिविजुअल सीज नो चांस दैट एफर्ट विल लीड टू डिजायर्ड परफॉर्मेंस, द एक्सपेक्टेंसी इज 0। अगर किसी इंडिविजुअल को लगेगा पॉसिबल ही नहीं है इसको टास्क को पूरा करना, तो उसकी जो एक्सपेक्टेंसी होगी वो 0 होगी, वो ट्राई भी नहीं करेगा, ही विल नॉट ट्राई। बट इफ ही इज कॉन्फिडेंट दैट टास्क विल बी कंप्लीटेड, हिज एक्सपेक्टेंसी इज 0। बट अगर वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी एक्सपेक्टेंसी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटेलिटी। अब इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, डिज़ायर भी है, परफॉर्म भी, एफर्ट लगाऊंगा तो परफॉर्म भी कर लूंगा। अब इंस्ट्रूमेंटेलिटी मतलब है कि अगर मैंने परफॉर्म कर भी दिया तो क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिवार्ड मिलेगा, तो वो होती है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी टू विच द परफॉर्मेंस विल लीड टू डिजायर्ड रिवार्ड। अगर मैंने परफॉर्म किया तो क्या चांसेस हैं कि मुझे मेरा डिजायर्ड जो रिवार्ड है वो मिलेगा। जो रेंज है ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, और ये इंपॉर्टेंट है पता हो, रेंज जो वैलेंस की रेंज है वो -1 से +1 होती है, एक्सपेक्टेंसी की 0 से 1 होती है, और इंस्ट्रूमेंटेलिटी की 0 से 1 होती है। ओके, मोटिवेशन इक्वल्स टू वैलेंस मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई इंस्ट्रूमेंटेलिटी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर इन तीनों में से वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी, अगर इन तीनों में से कोई भी एक 0 आ जाता है तो पूरा मोटिवेशन 0 हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक 0 आ गया तो पूरा मोटिवेशन जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पोर्टर एंड लोयर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। पोर्टर एंड लोयर used Victor Vroom's expectancy theory as a foundation to develop their expectancy model। जो पोर्टर एंड लोयर की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमने पढ़ी थी, उन्होंने उसी को ही बेस बना के ये थ्योरी बनाई थी। Similar to Vroom's theory, Porter and Loyer concluded that an individual's motivation to complete a task is affected by the reward they expect to receive for completing the task। उन्होंने बिल्कुल उसी की तरह कि कोई भी इंसान मोटिवेट तब होता है जब उसको ये हो कि हाँ अगर मैंने टास्क कंप्लीट किया तो मुझे रिवार्ड मिलेगा। However, Porter and Loyer introduced additional, अब इन्होंने कुछ एडिशनल एस्पेक्ट्स जो है उनको बताया जो कि व्रूम ने नहीं बताया था। अब इन्होंने एलिमेंट्स मॉडल के पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफर्ट। एफर्ट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ पर्सन एक्सर्ट्स ऑन अ जॉब। मतलब एफर्ट, कितना कोई भी एफर्ट लगा रहा है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, कितनी एनर्जी कोई लगा रहा है। वैल्यू ऑफ रिवार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल ट्राई टू फिगर आउट वेदर द रिवार्ड्स that are likely to be perceived from doing a job will be attractive to them। अब रिवार्ड की वैल्यू क्या है, एक रिवार्ड दो अलग अलग पर्सन के लिए उस रिवार्ड की वैल्यू भी अलग अलग होगी। सेम वही एग्जाम्पल, 5,000 रुपये दिए कि अगर आपने टास्क पूरा किया तो आपको 5,000 रुपये दे दिए जाएंगे। अब अगर ये किसी लोअर एम्प्लॉय को देंगे, लोअर लेवल एम्प्लॉय को, तो वो तो खुश हो जाएगा। बट अगर वही रिवार्ड किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को दिया तो उसको अपनी इंसल्ट फील होगी। तो इसलिए रिवार्ड की वैल्यू अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है। दिस referred to as valency in Vroom's theory। A person who is looking for more money, for example extra vacation time, may not be attractive reward। अब अगर कोई इंसान है जिसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो अगर उसको कोई वेकेशन ट्रिप जो है वो वेकेशन के लिए टाइम जो है वो दे दिया गया तो उसको वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। किसी लोअर लेवल एम्प्लॉय को ये बोल दिया कि ये लो 1 हफ्ते की वेकेशन का आपको दिया जा रहा है, घूमाओ, वो कहेंगे मेरे को क्या ज़रूरत है, पैसे दे दो। हर बंदे के लिए रिवार्ड की वैल्यू अलग अलग है। इफ द रिवार्ड टू बी ऑब्टेन्ड इज अट्रैक्टिव और वैलेंट, देन इंडिविजुअल विल पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू परफॉर्म द जॉब, अदरवाइज ही विल लोवर हिज एफर्ट। अगर कोई भी एक रिवार्ड है, अगर किसी इंसान को लग रहा है हाँ ये अट्रैक्टिव है, तो वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बट अगर उसको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो वो नहीं लगाएगा कोई भी एफर्ट, कम एफर्ट लगाएगा। परसीव्ड एफर्ट रिवार्ड प्रोबेबिलिटी। अब वही कि अगर एफर्ट लगाया तो रिवार्ड मिलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इन एडिशन, बिफोर पीपल पुट फोर्थ एनी एफर्ट,
They will also try to assess the probability of a certain level of effort leading to desired level of performance. वही अगर मैंने एफर्ट लगाया तो वो परफॉर्म होगा, क्या चांसेस हैं, और अगर परफॉर्म हो भी गया तो रिवार्ड वैसा मिलेगा जैसा चाहिए, क्या चांसेस हैं, तो वो होता है ये। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस। एफर्ट्स लगाएंगे तो परफॉर्मेंस होगी। The expected level of performance will depend upon the amount of effort, the abilities, and traits of an individual and his role perceptions. Abilities includes knowledge, skills, and intellectual capacity to perform the job. Traits which are important for many jobs are endurance, perseverance, and goal directedness. Thus, abilities and traits will moderate the effort performance relationship. तो वही बोला, परफॉर्म करना, कोई भी चीज़ परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि एबिलिटी हो, स्किल्स हो। तो एबिलिटी और ट्रेड्स जो होती हैं वो हमारा एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप को मॉडरेट करती हैं। इन एडिशन, पीपल परफॉर्मिंग द जॉब शुड हैव एक्यूरेट रोल परसेप्शन विच रेफर्स टू द वे इन विच द पीपल डिफाइन फॉर द जॉब। अब परफॉर्म तो कर रहे हैं वो, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो वैसी ही होनी चाहिए ना जैसी डिमांड है। पीपल में परसीव देयर रोल्स डिफरेंटली। अब कुछ लोग मतलब जैसा उनको कहे टास्क करने के लिए वो वैसा नहीं, कुछ कैसा मतलब उनके लिए कुछ और ही समझ लेंगे वो, ये टास्क करना है तो वो वैसा परफॉर्म कर लेंगे। ओनली दोज हु परसीव देयर रोल्स एज इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू परफॉर्म वेल व्हेन दे पुट फोर्थ द रिक्विसाइट एफर्ट। तो मेन यही था परफॉर्मेंस के अंदर कि एफर्ट लगाया है तो परफॉर्म होगा। अब परफॉर्म होगा उसके लिए एबिलिटी चाहिए, स्किल्स चाहिए, और जैसा उनको चाहिए परफॉर्मेंस वो वैसा ही हो, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिवार्ड। रिवार्ड परफॉर्मेंस लीड्स टू सर्टेन आउटकम इन द शेप ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिवार्ड। अगर परफॉर्मेंस पहले क्या था, एफर्ट लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे तो परफॉर्म होगा, परफॉर्म होगा तो रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। अब रिवार्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक रिवार्ड देखते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवार्ड का मतलब होता है वो एक्सटर्नल रिवार्ड्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन दे रही है इन फॉर्म ऑफ मनी, रिकॉग्निशन या प्रेस। और इंट्रिंसिक रिवार्ड होता है वो इंटरनल फीलिंग ऑफ जॉब, जैसे सेल्फ एस्टीम हो गया, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस हो गया, दैट इंडिविजुअल फील दैट व्हेन दे डू अ गुड जॉब, वो होता है इंट्रिंसिक। मिल गया रिवार्ड। अब सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का मतलब है रिवार्ड मिल गया, बेशक वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, रिवार्ड मिल गया। अब मोटिवेट होने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है वो सेटिस्फाई हो, जो रिवार्ड दिया है वो उस रिवार्ड से सेटिस्फाई हो। किसी ने एफर्ट डाला, परफॉर्मेंस भी हो गई, उसको रिवार्ड भी मिल गया, बट सेटिस्फेक्शन जो रिवार्ड उसको मिला है वो उससे सेटिस्फाई हो, अगर वो उससे सेटिस्फाई होगा तभी वो मोटिवेट होगा। However, for being satisfied, an individual will compare his actual reward with the perceived reward. If actual reward meet or exceed perceived equitable rewards, the individual will feel satisfied, and if these are less than the equitable rewards, the individual will feel dissatisfied. अगर जो इंडिविजुअल ने सोच रखा था रिवार्ड अगर वैसा मिलता है या उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो वो सेटिस्फाई रहेगा, बट अगर उसको रिवार्ड ऐसा मिल गया जो उसको नहीं चाहिए था या कम मिला तो वो डिससेटिस्फाई रहेगा। रिवार्ड मिल गया बट फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। सेम वही बात वैकेशन वाली ही ले लो कि ये बोला कि आपको वैकेशन पे भेजा जाएगा 1 वीक के लिए, एफर्ट भी डाला, परफॉर्म भी हो गया, रिवार्ड भी मिल गया, बट वो सेटिस्फाई तो नहीं क्योंकि उसको वो रिवार्ड चाहिए ही नहीं था, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है, रिजल्ट इस पूरी थ्योरी का यही था, ये ज़रूरी है कि मैनेजर जब भी रिवार्ड स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो वो सामने वाले की ज़रूरत को देख के बनाए कि सामने वाले को कैसा रिवार्ड चाहिए, उस हिसाब से अपना रिवॉर्ड स्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहिए। ओके, सो इस थ्योरी के अंदर ये था, सबसे पहले एफर्ट लगाना, एक सेकेंड, सबसे पहले एफर्ट लगाना, एफर्ट लगाएंगे तो परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस होगी तो रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा उसके बाद सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। लास्ट, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी बीएफ स्किनर ने दी थी 1957 के अंदर। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी इंसान कैसे बिहेव कर रहा है वो उसके पास्ट पे डिपेंड करता है।
उसके पास्ट एक्शन पे डिपेंड करता है। पास्ट में उसने क्या सीखा उस पे डिपेंड करता है। दिस थ्योरी शोज हाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट बिहेवियर अफेक्ट फ्यूचर एक्शन इन अ साइक्लिकल लर्निंग प्रोसेस। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कॉन्सिक्वेंस, फ्यूचर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब है कि पहले हमने ऐसा कुछ काम किया, कुछ भी लगा लो, बच्चे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा है, उसने कोई शरारत करी करी उस शरारत से क्या रिस्पॉन्स, क्या हुआ, उसने शरारत की, उस कुछ रिस्पॉन्स आया होगा, रिस्पॉन्स आया, फिर उस क्या मिला उसको, उसकी मम्मी ने उसको डांट मारी, वो उसका कॉन्सिक्वेंस था, फिर कॉन्सिक्वेंस हुआ मम्मी ने डांट मारी, तो उसको उससे क्या सीखने को मिला कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ये शरारत नहीं करनी, तो वो उसका फ्यूचर रिस्पॉन्स होगा ना कि मुझे नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ नहीं करनी। तो उसका बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके पास्ट पे डिपेंड करता है। ओके, अब 4 टाइप की रीइंफोर्समेंट होती है: पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पॉजिटिव यानी कुछ अच्छा किया तभी वो काम दोबारा कर रहा है, री इन्फोर्स करना, वो काम वो दोबारा रिपीट कर रहा है। पॉजिटिव यानी हमने कुछ उसको दिया होगा ना तभी वो पॉजिटिव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में किसी स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स उसके आए तो टीचर ने उसको एक गिफ्ट दिया, ठीक है, तो उस बच्चे को हुआ ना फिर कि हाँ अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम में वो और मेहनत करेगा, उस गिफ्ट के लालच में सही वो मेहनत करेगा क्योंकि उसको पता है कि दोबारा से अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे दोबारा गिफ्ट मिलेगा। तो वो हो गया पॉजिटिव री। नेगेटिव री का मतलब होता है री इन्फोर्स, तो इसमें भी हो रहा है बट इसमें हम सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, मान लो हमने वो उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया, वो होती है नेगेटिव री। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में क्लास में किसी बच्चे को लिखने में कोई प्रॉब्लम, बेंच अच्छा नहीं था तो बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, वो बेंच चेंज करवा दिया, बेंच चेंज करवा दिया, नेक्स्ट टाइम से फिर वो भी ध्यान रखेगा, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी। जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है उसको हटा देना, वो होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर पनिशमेंट, पनिशमेंट के अंदर जब हम उनको पनिश करें, वही एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है, मम्मी ने उसको पनिशमेंट दे दी, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ नहीं करेगा, वो पनिशमेंट होगी। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि हमने पहले कोई रिवार्ड दिया था, हम अब वो रिवार्ड वापस ले रहे हैं। सामने वाले ने कुछ गलत किया, हमने पहले उसको कोई रिवार्ड दिया होगा, अब हम उससे वो रिवार्ड वापस ले रहे हैं, वो होता है एक्सटेंशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरीज के अंदर 5 थ्योरीज आती हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं, एंड आई होप अब आपको थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।